कॉस्ट बुक कीपिंग पढ़ रहे थे। मैं पहले दिन की क्लास में ये बता के जाती हूँ कि मैं आपको कल क्या पूछूंगी। शुरू में क्या बताया था मैंने, कल क्या पढ़ाऊंगी ये तो बताया था। क्या पढ़ाऊंगी मैंने आपको क्या हुआ, कल की क्लास नहीं देखी हुई क्या? ऑनलाइन देखी थी, ठीक है। लास्ट में जाके कहीं मैंने ये बताया था, परचेज तो कर लाए, वो एंट्रीज तो आपने कल ही सीख ली थी। अब आप परचेज करने के बाद एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करोगे तब क्या एंट्री होगी, और दूसरा जब डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान मंगा ले, बीच में परचेज वाले को ले ही ना, तो क्या एंट्रीज होगी। ये एंट्री सीखेंगे ना, ठीक है। उससे पहले कल वाला थोड़ा सा रिवाइंड कर देती हूँ, मेरे को थोड़ा साफ साफ सा नजर आ रहा है। कॉस्ट बुक कीपिंग के दो मेथड, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रल या इंटीग्रेटेड एक ही बात है। इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर आप दोनों किताबों को एक साथ बनाते थे, जिसकी एंट्रीज मैं अभी नहीं सिखा रही। नॉन इंटीग्रेटेड की एंट्रीज जिसके अंदर सेपरेट बुक्स बनेगी अकाउंट्स और कॉस्ट की, जिसकी एंट्रीज मैंने आपको सिखाई थी। कुल 3 एंट्रीज हमने कल सीखी थी और आज बाकी की सीखेंगे। फिर आपको मैंने कुछ रूल लिखवाए थे, कुछ 2-3 रूल लिखवाए थे कि कॉस्ट की बुक में काम करते हुए इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप कोई भी रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट बजाय स्टॉक के एंट्री नहीं देंगे। उनकी जगह क्या लिखते हैं, CLC या पूरा नाम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, सो एंट्री करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पहली एंट्री जो आपने कल सीखी थी उसके बारे में अब आज बात नहीं करेंगे, वो रिवाइज हो चुकी है, रिपीट हो चुकी है। जहां पर भी आपने ये टेबल बनाई थी, एक बार अपनी अपनी कॉपी ऐसे करके दिखाना जहां पर टेबल चल रही है, ठीक है। हाँ, तो ये वाली टेबल मैंने वैसे बोला था कि न्यू पेज से स्टार्ट करना, होपफुली आपने वहीं से स्टार्ट की होगी। 4th नंबर एंट्री डालिए, उसके अंदर 3 मैंने कल लिखवा दिया आपको। 4th नंबर एंट्री डालिए, इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन शॉप। जहां पे आप मेन कॉलम लिख रहे हैं वहां पे लिखिए इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन शॉप। ठीक है, सिर्फ नाम लिख के छोड़ दीजिए, बनाएंगे एंट्री अभी। सबसे पहले सपोज दिस इज योर परचेज डिपार्टमेंट, ये बाहर से रॉ मटेरियल परचेज करके लाए, तब आपने कल एंट्री सीख ली थी। कॉस्ट की किताब की बात करेंगे, अब अकाउंट्स की बात नहीं करेंगे। क्या एंट्री सीखी थी, कैश देकर परचेज करके लाए, स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट। अब इस एंट्री में किसी को कोई डाउट नहीं, सेम ही है। खरीद के लाए तो अपने पास तो रखेंगे नहीं, किसको देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, या कह दूं फैक्ट्री को, फैक्ट्री तक ही देना है सामान। ये इन्होंने कर दिया इशू, इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और टू द फैक्ट्री। ये सामान जब इनके पास आया था तब इन्होंने SLC अकाउंट को डेबिट किया था, अब इनके पास से चला गया है तो SLC अकाउंट का क्या होना चाहिए, टू SLC अकाउंट हो जाना चाहिए, क्योंकि सामान जा चुका है। सामान किसके पास गया, डेबिट द रिसीवर, फैक्ट्री। अब यहाँ पे फैक्ट्री अकाउंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको कल भी कहा था बिल्डिंग फैक्ट्री ये सब का आना ही अलाउड नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, सामान जब बनने गया, हम ये मानते हैं मशीनों में चला गया, अब उसको रॉ मटेरियल नहीं कहेंगे, अब उसका नाम बदल के कुछ और हो जाएगा। जैसे ही सामान मशीन में जाता है तब वो वर्क इन प्रोग्रेस बन जाता है, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट, इस एंट्री का सीधा सा मतलब है कि जो स्टॉक आप खरीद कर लाए थे, स्टॉक बन गया वर्क इन प्रोग्रेस। अब वो स्टॉक जो है वो काम में लग गया है, इन्होंने इस पे काम परफॉर्म किया, ये आगे जाके तैयार माल बन गया, गुड्स रेडी हो गए आपके, फिनिश गुड्स तैयार। तो एंट्री क्या होगी, तो जो WIP था वो अब क्या बनेगा, सो फिनिश गुड्स। इनके आगे कंट्रोल एक शब्द भी लगता है, ओनली WIP नहीं आएगा।
फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, नहीं एसएलसी तो खत्म है, एसएलसी तो यहीं खत्म कर दिया आपने, अब वर्क इन प्रोग्रेस को खत्म कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ये पूरी प्रोसेस है। एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने की प्रोसेस में 3 बार एंट्री होती है। पहला रॉ मटेरियल बाहर से अंदर आया हमारे पास में, पहली एंट्री। दूसरा रॉ मटेरियल हमसे फैक्ट्री में गया, दूसरी एंट्री। तीसरा फैक्ट्री से तैयार होके फाइनल गोडाउन में या जहां पे भी शॉप पे गया सेल होने के लिए। एक बात सोचो, ये तो कॉस्ट की किताब में कर रहे हो आप लोग, अगर मैं एफए की बुक या अकाउंट्स की बुक में बात करूं तो इसके रिस्पेक्ट में तो आपने एंट्री देखी थी परचेज टू कैश, यहां कोई एंट्री होती है क्या अकाउंट्स की बुक में? आपकी फैक्ट्री के अंदर ही काम हो रहा है, बाहर से तो कुछ भी नहीं हुआ, ना बाहर से कुछ आया ना बाहर से कुछ गया बिजनेस से। ऐसी एंट्री तो हमने कभी नहीं देखी अकाउंट्स के अंदर। मैंने कल भी बताया था, दोनों में यही फर्क है। अकाउंट्स वाले सिर्फ एक ही बात से मतलब रखते हैं कि आपके एरिया से बाहर कुछ गया या बाहर से कुछ आया, ये तो एरिया के अंदर ही काम चल रहा है, ये हमारा एरिया है ना, हमारी फैक्ट्री है, हमारा ही गोडाउन है, हमारी शॉप है, उसी के अंदर अंदर चल रहा है ना। अकाउंट्स वाला कुछ नहीं करेगा यहाँ पे, नो एंट्री, नो एंट्री। वो कब करेगा एंट्री? जब ये फिनिश गुड्स बाहर जाएंगे, जब ये फिनिश गुड्स सेल हो जाएंगे तब एंट्री कर देगा। फिर क्या एंट्री कर देगा? कैश टू सेल्स, बिल्कुल कैश टू सेल्स हो जाएगी। और कैश टू सेल्स की एंट्री यहां बना के दिखा सकते हो क्या कॉस्ट में? इतना सिखा दिया मैंने आपको कि आप आराम से बना लो। कैश लिखना अलाउड है क्या कॉस्ट की बुक्स में? नॉट अलाउड। सीएलसी अकाउंट डेबिट टू किसको सेल किया है? हाँ, एसएलसी तो खत्म हो गया, एसएलसी तो रॉ मटेरियल होता है, एसएलसी रॉ मटेरियल होता है, डब्ल्यूआईपी होता है, फिनिश गुड्स होता है। अब किसको खत्म करोगे? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अब आप गौर से एक चमत्कार देखेंगे, देखो क्या हुआ। सबसे पहले रॉ मटेरियल आया, मैंने उसको डेबिट किया, जैसे ही मैंने रॉ मटेरियल को इशू किया मैंने क्रेडिट करके खत्म कर दिया बुक में। फिर डब्ल्यूआईपी को जिंदा किया, डब्ल्यूआईपी को जैसे ही फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, इसको भी क्रेडिट करके मार दिया। जैसे ही फिनिश गुड्स आया उनको जैसे ही बिजनेस से बाहर भेजा, इनको भी क्रेडिट करके बुक से गायब कर दिया। जो चीज आपके पास नहीं है उसको गायब करना पड़ेगा किताब से, और गायब करने के लिए उसका उल्टा कर दो, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। ये डायग्राम आपने अपनी कॉपी में जहां पे रूल लिखे थे उसके बाद बनाना है। रूल लिखे थे ना कल 3 टेबल की बाद में, वहां पे ये डायग्राम बनाना है। रॉ मटेरियल परचेज्ड, raw material issued, converted into finished goods, finished goods sold। ये आपकी सारी स्टेजेस है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। जो रेड में लिखा है वो अकाउंट्स की बुक की एंट्रीज है, जो पर्पल में लिखा है वो कॉस्ट की बुक की एंट्रीज है, और जो ग्रीन में लिखा है वो डिस्क्रिप्शन है। कल वाली टेबल बनी थी क्या? वो टेबल जो है उसमें मैंने बोला था 3 पेज तक यही जाएगी, उसके बाद मैंने कुछ थ्योरी लिखवाई थी, उस थ्योरी के बाद ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम और नीचे जो लिखा है वो लिखना है। हाँ जी, जूम मीटिंग पे जो भी स्टूडेंट्स है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में कहीं कोई समस्या किसी को? नो, ओके।
नोट कर लिया जिन्होंने, उनके लिए 1 करोड़ रुपए का सवाल है। छोटा मोटा नहीं, सीधा लास्ट वाला सवाल ही पूछ रही। 7 करोड़ का होता है क्या? अरे मैंने पुराना वाला देखा हुआ है सिर्फ, उसके बाद देखा है। चलो 7 करोड़ का सवाल है। हिंदी लिख ही रहे हैं तो पूरी लिख लो। यहाँ क्या हुआ? रॉ मटेरियल का स्टॉक बन गया WIP, यहाँ WIP बन गया फिनिश गुड्स, और यहाँ फिनिश गुड्स बाहर गया बिजनेस से, सेल हो गया। वो 7 करोड़ रुपए का सवाल ये है, परचेज डिपार्टमेंट को मारो काटा, आया ही नहीं। ये फैक्ट्री वाले ने खुद ने फोन लगाया, रॉ मटेरियल सीधा यही मंगा के सीधा ट्रक को बोला मशीन में ही जाके गिरा दे अपने। तो सामान तो सीधा वर्क इन प्रोग्रेस ही बन गया। ठीक है, मटेरियल परचेज्ड डायरेक्टली बाय द फैक्ट्री और डायरेक्टली बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या मटेरियल डायरेक्टली इशूड टू द जॉब। ऐसी एंट्री बना के दिखाओ। WIP टू CLC, बहुत ही बढ़िया बना दी। चलो 7 करोड़ आपके हुए। आप ही ने रखा था प्राइज मनी भी, मैंने तो 1 ही रखा था, 1 से 7 बढ़ा दिया। बहुत बढ़िया, ये जवाब तो अच्छा था। कैसे दिया इन्होंने? भरत सही बता रहे हैं क्या? पैसा गया है ना, इसलिए कर दिया। क्वेश्चन तो नहीं उठा सकते हम इनके वाले पे, एकदम सही बात बोली है इन्होंने। चलो ये तो सही है, ये सोच भी सही है। जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं एक बात बताती हूँ। मटीरियल डायरेक्टली इश्यूड टू जॉब, इस बात का मतलब होता है मटीरियल सीधा फैक्ट्री में उतारा गया। फैक्ट्री में भी तुम ये समझ लेना कि सीधा मशीन के अंदर डाल दिया गया। तो रॉ मटेरियल आया ही नहीं किताबों में, रॉ मटेरियल मशीन में जाते ही तो बन जाता है WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, पैसा तो लगा होगा ना, टू कैश, क्योंकि अकाउंट्स की बुक में तो परचेज टू कैश ही आएगा, उसको कोई लेना देना नहीं कहां जाके उतारो, बाहर से सामान खरीद के लाए हो। तो टू CLC अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपने लिखनी है जहां पे आपका टेबल बन रहा था वहां पे। 4th नंबर एंट्री हेडिंग डालिए, डाल रखी है शायद आपने, इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू, अच्छा इसकी तो बनाई नहीं अभी, इसकी एंट्री अभी नहीं बनाई, जो लिखा था उसके आगे बनाएंगे। 5वें नंबर हेडिंग पे लिखिए मटीरियल डायरेक्टली इशूड टू अ जॉब, ये वाला है, मटीरियल परचेज डायरेक्टली फॉर अ जॉब। 4th मैंने लिखवा दी थी, इशू ऑफ डायरेक्ट मटीरियल टू प्रोडक्शन शॉप। मटीरियल परचेज डायरेक्टली फॉर अ जॉब, अकाउंट्स की बुक में एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉस्ट की बुक में एंट्री WIP कंट्रोल टू CLC। और वो वाली एंट्री जो आपने इससे पहले लिखा हो मैंने डायग्राम में बता दी कि मटेरियल इशू करने की एंट्री क्या होती है, अभी जो डायग्राम बनाया वहां से देख के लिख लीजिए। ये जूम मीटिंग वाले स्टूडेंट्स का नेटवर्क कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये चल क्या रहा है, समझ से बाहर है। आप में से कभी ऑनलाइन कल कोई जुड़ा था क्या? क्या नाम है आपका? अनीशा पूरा नाम? अच्छा 2 अनीशा है इसमें इसलिए। तो अनीशा आपको ऐसा लगता है कि जब आप लाइव पढ़ रहे थे तब कोई नेटवर्क इशू हमारी साइड से था? नहीं, तो फिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं आना जाना?
ठीक है, अब मैं आपको याद करवा दूं या टैली करवा दूं कि आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा है। आपने अपनी कॉपी में पहली एंट्री लिखी क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल, दूसरी लिखी कैश परचेज ऑफ मटेरियल, तीसरी एंट्री क्या लिख रखी है, रिटर्न। ठीक है, चौथी एंट्री आपने लिखी इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन शॉप। उसके आगे अगर किसी ने एंट्री नहीं लिखी है तो अकाउंट्स की बुक में नो एंट्री है, अभी मैंने चार्ट में लिखवा दी थी। और जर्नल एंट्री जो कॉस्ट की बुक में होगी वो होगी WIP टू SLC। फिर आपने उसके बाद लिखा मटेरियल परचेज डायरेक्टली फॉर अ जॉब। ठीक है पार्थ, मेरी साइड से सही है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये बताइए कि सबकी कॉपी में 5 एंट्रीज कंप्लीट है एकदम, अकाउंट्स की बुक में भी प्रॉपर और कॉस्ट की बुक में भी प्रॉपर। किस किसने उस डायग्राम में फैक्ट्री वैसे बनाया जैसे मैंने बनाया था? वैसा ही बनाया या किसी ने सीधा लिख के ही काम चला दिया? बनाया नहीं है? ड्राइंग पसंद नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल। इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन शॉप का मतलब है कि परचेज डिपार्टमेंट पहले लाया फिर उसने इशू किया। सो परचेज डिपार्टमेंट पहले लाया फिर उसने इशू किया। तो जब मैंने आपको इस डायग्राम में सिखाया था, जब परचेज डिपार्टमेंट लेकर आता है तो एंट्री करता है SLC टू CLC। जब इसने इसी स्टॉक को आगे इशू किया तो SLC को खत्म करना पड़ेगा, सो WIP टू SLC। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप सिर्फ एक ही बात से मतलब रखते हैं, परचेज और सेल। अंदर जो डिपार्टमेंट में चलता है उसका कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे आपको ये मानना है कि SLC परचेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में SLC WIP बनता है, WIP फिनिश गुड बनता है। वो वही बात है जो हम कहते हैं रॉ मटेरियल WIP बनता है और WIP फिनिश गुड्स बनता है। आपने जैसे बनाया वैसे ही बना डाली, क्या बात है, फिर तो आपकी ड्राइंग भी अच्छी है। नहीं वैसे मेरी तो इतनी अच्छी है कि मैं चेहरा बना सकती हूँ किसी का। ठीक है, और भी है क्या कोई ऐसा यहाँ पे? ठीक है, चलो बढ़िया, आप लोगों को एंट्रीज आ गई है। अब एक खतरनाक एंट्री, इसका जवाब देखो कौन सही देता है। आपको क्या लगता है कि एक फैक्ट्री में एक तरह का प्रोडक्ट बनता है क्या? बहुत तरह के बन रहे होंगे। चलो हम कपड़ों की फैक्ट्री चलाते हैं। कपड़ों की फैक्ट्री शुरू कर दी हमने, परचेज करके लाया गया क्या, हम रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री है और एक रॉ जो होता है ना कपड़े का थान परचेज करके लाया गया। ठीक है, उसने जो परचेज किया उसने शर्ट डिपार्टमेंट को इश्यू कर दिया। जो वो थान लेकर आए थे वो उन्होंने शर्ट डिपार्टमेंट को इश्यू कर दिया, यानी जो शर्ट का प्रोडक्शन कर रहे थे उनको दे दिया। समझ आ गई? एंट्रीज बताओ। सबसे पहले जब वो बाहर से वो थान, समझते हैं थान किसको कहते हैं? ठीक है, हाँ वो कपड़े का पूरा वो रोल होता है ना, जब वो उसको लेकर आए तब क्या एंट्री होगी? कॉस्ट की किताब में बात करनी है, अब अकाउंट्स में नहीं करनी। वेरी गुड पार्थ, आप सभी को भी वेरी गुड। SLC टू CLC। अब शर्ट डिपार्टमेंट वाले को इशू कर दिया तो क्या एंट्री हो जाएगी? शर्ट डिपार्टमेंट वाला तो अब उससे बनाएगा ही ना, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल टू SLC, डन। ठीक है, इसके पास भी पहुंच गया। अब क्या हुआ, शर्ट डिपार्टमेंट से ना एक जीन्स डिपार्टमेंट वाला था, वो कहता है कि ये वाला मेरे को दे दे, आजकल नई तरह की जीन्स चली ऊपर नीचे सेम, मेरे को कोड सेट बनाना है, ये जो तेरे को दिया है ना कपड़ा ये मुझे दे दे। यानी कि मैंने आपको बोला स्टॉक इशूड बाय वन जॉब टू अनदर, इधर भी वो मशीन में ही पड़ा था, उसने मशीन से निकाल के दूसरे की मशीन में डाल दिया। एंट्री सोच के बताओ, क्या बात है। और क्या एंट्री करोगे? ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ये तो है बुक की भाषा में। और आपकी भाषा में कहूं तो शर्ट डिपार्टमेंट वाले ने जीन्स डिपार्टमेंट वाले को वही कपड़ा अपनी मशीन से निकाल के सीधा उसकी मशीन में डाल दिया, कंपनी एक ही है। नो एंट्री। CLC टू WIP, CLC के तो आने की नौबत ही नहीं आई, मशीन से मशीन में गया और मैंने आपको कहा मशीन में जाते ही वो WIP बन जाता है ना? क्या लग रहा है? देखो भरत तुम तो टिके रहना, तुम तो सही हो। और कोई बोलो। वेरी गुड अनीशा, बहुत बढ़िया।
और पार्थ का भी सही है, ठीक है। अब देखो जिनको बात समझ में नहीं आई, अभी उनको ड्राइंग से बात समझ में आएगी। यहां पे बन रही थी शर्ट्स, ठीक है। इसने किसको ट्रांसफर किया? सिर्फ दूसरी फैक्ट्री को, और कुछ नहीं। जहां पे बन रही थी जीन्स, जब यहां था तब भी WIP था, यहां जाएगा तो भी WIP होगा। WIP अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट, यानी चाहे तो नो एंट्री लिख दो, चाहे WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट लिख दो, कोई फर्क नहीं है। दो तरह से लिखा जा सकता है। इसका आता है MCQ, नो एंट्री और वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। MCQ कैसे आएगा देखो, मटीरियल issued from one job to another, entry will be option A no entry, option B WIP control account debit to WIP control account, option C either A or B, option D none. So answer will be either A और B, दोनों ही बातें एक जैसी है। एंट्री करो तो और ना करो तो एक बराबर बात है। बिल्कुल पार्थ सही बोल रहे हैं आप, सारा सही बोल रहे हैं। हाँ जी अनीशा, एनी डाउट? नो, ओके। तो लिखिए टेबल में, नेक्स्ट मटीरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, मटीरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। अकाउंट्स की बुक में तो वैसे भी कोई एंट्री नहीं है, अंदर काम होगा तो अकाउंट्स की बुक वाले तो फ्री बैठेंगे, वो नहीं करेंगे ये काम। अकाउंट्स में लिख दो नो एंट्री, कॉस्ट में लिखो WIP कंट्रोल टू WIP कंट्रोल, साथ में ये और लिख देना और नो एंट्री। दोनों बातें वाजिब है। बस इस चैप्टर की थ्योरी लिखवाने में मुझे 4 दिन लगेंगे और क्वेश्चन करवाने में सिर्फ 2 दिन। एक बार आप बनाना सीख गए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में। किसी को कहीं पे कोई भी डाउट हो तो रोक सकते हैं आप लोग। अगर एग्जाम में दोनों आए तो करेक्ट कौन सा है? एग्जाम में दोनों आए तो ऑप्शन तो इधर A और B देना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि दोनों ही बातें करेक्ट है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो किसी के, ये तो तुम ऐसा क्वेश्चन बता रहे हो कि लॉर्ड गणेशा इज ऑल्सो नॉन एज, ऑप्शन ए लंबोदर, ऑप्शन बी गजानन, ऑप्शन सी कुछ और नाम, और इधर ए और बी आया नहीं, तो तुम कौन सा चूज करके आओगे? तो सारे सही है। चलो फिर एक बात सुनो, गौर करना, मैं बताती हूँ एग्जाम में कैसे आएगा। अगर ये पूछा जाए कि कौन सी जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है, फिर ऑप्शन आए और उसमें ईदर वाला नहीं हो, तो तुम समझो वो पूछना चाह रहा है जर्नल एंट्री कौन सी पास होगी, तब वो तुमसे नो एंट्री नहीं चाह रहा, WIP टू WIP चाह रहा है। बहुत ही रेयर केस है, अदरवाइज दोनों जहां पे बात जायज है वहां पे उसको ऑप्शन ईदर या बोथ A एंड B वाला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है वंशिका, क्वेश्चन अगर पूछे स्पेसिफिकली कि जर्नल एंट्री बतानी है तो फिर जर्नल एंट्री बताओ, फिर क्यों लिख रहे हो नो एंट्री, ऐसा। ओके डन, ओके। अब बताइए कितनी एंट्रीज हो गई? 6। अच्छा, ये जो अभी ऊपर सुंदर सुंदर सी फैक्ट्रीज और वाला चार्ट बनाया था आपने, मेरा तो सुंदर, आपका पता नहीं मुझे, इसमें रिटर्न का भी ऑप्शन है क्या? सपोज ये परचेज डिपार्टमेंट ना अपनी जान में सस्ता सामान खरीद के ले आया, कहीं पे डिस्काउंट चल रहा था वहां से उठा के ले आया, इशू कर दिया फैक्ट्री में, फैक्ट्री वालों ने हमारा रिटर्न, ये क्या घटिया सामान लेके आए हो, इससे हमारा सामान नहीं बनेगा,
इससे हम फिनिश गुड्स बना ही नहीं पाएंगे, वापस कर दिया। कल आपने वापस करना सीखा था किसका, इन्होंने बार वापस किया था कल, तो आज फैक्ट्री ने परचेज डिपार्टमेंट को वापस कर दिया कि जाओ वापस खरीद के लाओ, ये नहीं चाहिए। बस वही एंट्री रिवर्स करनी है जो इन्होंने इशू करते वक्त की थी। जब इन्होंने इनको दिया था, इशू किया था, तब क्या एंट्री की थी, WIP टू SLC की थी, अब उल्टा SLC टू WIP। ठीक है, तो लिखिए रिटर्न बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। या मटीरियल रिटर्न्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। ये रहा, अकाउंट्स में नो एंट्री और कॉस्टिंग में SLC टू WIP कंट्रोल। नीचे ये भी लिख देना, जो इशू करते वक्त किया उसका उल्टा। लिख दिया। मटेरियल से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें हो गई, पर ना आपने गौर किया होगा इसने डायरेक्ट मटेरियल लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, कोई एक एग्जाम्पल, बहुत ही एग्जाम्पल दिए मैंने फाउंडेशन में इनडायरेक्ट मटेरियल के। क्लीनिंग लिक्विड, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, हम कौन सी कपड़ा फैक्ट्री है ना हमारी, रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री है, इसके अंदर जो भी कपड़े आएंगे, रॉ मटेरियल कपड़े के तौर पे आएगा, दैट वुड बी डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, पर अगर मान लो कोई और ऐसी कैची वैची आ रही है, कैची एसेट तो नहीं होती, छोटी सी चीज है, ठीक है, लूज टूल्स आ रहे हैं, कोई सफाई वगैरह करने के लिए क्लीनिंग लिक्विड आ रहा है, ये सब चीजें क्या है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनका लेना देना इससे नहीं होता। याद करके रिवाइंड करके बताओ कि इनडायरेक्ट मटेरियल को कहां लिखा जाता है। सबको याद है फैक्ट्री ओवरहेड में लिखा जाता है, याद है ना। तो अगर मैं आपको कहूं कि मैं इनडायरेक्ट मटेरियल खरीद के लाई हूं, तो क्या एंट्री करके बताओगे। SLC तो बेचारा डायरेक्ट मटेरियल के लिए होता है। वेरी गुड, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC लिखवाया था मैंने कल एक ऐसा अकाउंट। फैक्ट्री के जो भी खर्चे वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और क्या क्या लिखते थे, कुछ याद आ रहा है, फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और फैक्ट्री की मशीनों का डेप्रिसिएशन हो गया। और आप देखते थे वो कहाँ आता है, आता ही नहीं है, फैक्ट्री के एसेट्स का इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और फैक्ट्री ओवरहेड में आता था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। सब में पैसा जाएगा टू, सब में पैसा तो जाएगा टू CLC ऐसा। ठीक है, तो लिखिए परचेज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट, परचेज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इसका दूसरा नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, परचेज ऑफ मटेरियल फॉर रिपेयर। ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट ही है, ये वाला। अकाउंट्स की बुक में एंट्री परचेज टू कैश, या उधार पे लेके आए हो तो परचेज टू क्रेडिटर। और कॉस्ट की बुक में फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। जूम मीटिंग वाले स्टूडेंट्स गॉट इट द पॉइंट कि फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल क्यों आया।
इनडायरेक्ट मटीरियल फैक्ट्री ओवरहेड में आता है और कभी भी उसको मशीन में डाला भी नहीं जाता है फिनिश गुड्स बनने के लिए। अगर मैंने क्लीनिंग लिक्विड को कपड़े बनाने वाली मशीन में डाल दिया तो क्या होगा? काम तमाम हो जाएगा, कुछ बनेगा भी नहीं और जो बना हुआ है वो भी खत्म। क्लियर? कपड़े धुल जाएंगे बनने से पहले थोड़ी धोने हैं। ये बच्चे भी तुमसे ज्यादा अच्छा मजाक कर लेते हैं, ये जो ऑनलाइन बैठे हैं। अभी हम इंटर का बोझ सहन नहीं कर पा रहे, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कहीं चला गया है या था ही नहीं ह्यूमर आपकी जिंदगी में। अरे ये वाला मटेरियल रिटर्न भी करना होगा क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल वापस भी हो सकता है ना, करना ही पड़ सकता है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल को वापस करके आना एंट्री से, रिवर्स ही तो करनी है। लिख दो, लिख दो, बिल्कुल लिख दो। रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल CLC टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। स्क्रीन पे कहीं नहीं लिखा हुआ, आप लोग कॉपी पे लिखिए। रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल CLC टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। 10 हो गई क्या एंट्री? 9 हुई है, एक और लिखेंगे। अच्छा, अकाउंट्स की बुक में क्या एंट्री डाली आपने? कैश क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। अगर नहीं डाली है तो ये रही एंट्री, रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। अकाउंट्स की बुक में कैश या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, CLC टू FOH कंट्रोल अकाउंट इन द कॉस्टिंग बुक्स। गुड। एक और एंट्री लिखेंगे बहुत इजी सी, डायरेक्ट वेजेस पेड। लिखो, लेफ्ट में लिखो डायरेक्ट वेजेस पेड, पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस पे करे, अकाउंट्स की बुक में तो सीधा वेजेस टू कैश, और इधर इसने कैश को तो आने से मना किया है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट सारे आ रहे थे। वेजेस के लिए मैंने आपको लिखवाया था वेजेस कंट्रोल अकाउंट, यस, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट। अभी क्लास में कोई ऐसा जिसको एंट्रीज बनानी बिल्कुल नहीं आ रही हो, जूम मीटिंग पे है तो अपना हैंड रेज करें। ये कंट्रोल वर्ड क्यों लगाते हैं? ये क्या है कि कॉस्टिंग में ना एक कंसेप्ट है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। तो वो क्या करता है, उसके अनुसार ये है कि सारे खर्चे के आगे तुम्हें कंट्रोल करना है, सब खर्चा कंट्रोल करते हुए चलना है। मैंने कल है ना लेजर अकाउंट के नाम लिखवाए थे, उनमें मैंने आपको कहा था हर के आगे कंट्रोल है, आप ये मानो। डायरेक्ट वेजेस है तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल, बस इतना ही फर्क है। कॉस्ट शीट वाली चीजें सारी है, बस उनके आगे कंट्रोल कंट्रोल लगाना है, ये इनका रूल है। ठीक है, 10 एंट्री लिख चुके हैं आप, लर्न नहीं करनी है, बनानी सीखनी है। ठीक है, आज पूरा एनालिसिस करके आइएगा। इनको बनाने में कहीं समस्या आ रही हो तो बता देना। मेरे को लगता नहीं वैसे आनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्लो लेकर गई हूं मैं चीजों को। और कुछ पूछना है? कल का दिन और जाएगा एंट्रीज में, बस परसों से क्वेश्चन। टोटल 20 एंट्री है, 10 हो गई।
तुम चाहो तो अगली तो खुद ही बना सकते हो। मैंने तुमको वेजेस की पेमेंट बताई, मैंने तुमको ये तो नहीं बताया फैक्ट्री के खर्चे की पेमेंट की एंट्री, ऑफिस के खर्चे की पेमेंट की एंट्री, वो बन जाएगी अपने आप। जैसे मान लो भरत ऑफिस के खर्चे की पेमेंट करी आपने, क्या एंट्री बनाओगे सोचो? ऑफिस का कोई खर्चा पे करा है, ओवरहेड कंट्रोल, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, कैश की जगह सीएलसी। ऐसे मैं आपको कह दूं कि सेलिंग का खर्चा पे किया है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। अब ये एंट्रीज अपने आप बना सकते हैं आसानी से। पेमेंट वाली लिख के लाना, मैंने बहुत कंबाइन लिख रखी है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस सीधा एंट्रीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड सारा, चलिए थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।